नमस्कार दोस्तों, अभी मैं पाठ करने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सींगनी की रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख, दुख, हानि, लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं ना देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों को अफ्रीका में क्यों दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा कहते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार का सभ्य यातियों ने गण्य बना लिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उसमें कम ही गधा है, और वो है बैल। जिस अर्थ में हम गधा को प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ को भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी मैंने देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों से साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है नहीं।
जिस जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते दिए जाते और गर्दन हिला लेकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपना थकान मिटा लेते। नांद में खुली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात यह है कि झूरी ने एक बार गाय को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेज जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना या बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी की साले गया को घर तक गाय ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से आंकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगड़ियाँ पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारते तो दोनों सींग नीचे करके हुंकरते। अगर ईश्वर ने उन्हें बानी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया। ये नया घर, नया गांव, नया आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपने मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखिया से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे। अनुमान हो सकता था कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातः सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। दोनों ही गर्दने में आधा आधा गराब लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह में गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वेद इससे बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चौकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसा बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वो, उस जन्म के आदमी है। इसका प्रतिवाद करने के किसी को साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोला, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम कहाँ क्यों है? 4 दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस
बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वो लोग तुम्हें जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाता नहीं है, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी है। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खाली और चौकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगा, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाए? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर तकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खाली क्यों ना ही डाल देता वे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं के सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी को साला फिर आया और बैलों को तो ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क के खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। बहुत ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैल का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो भी थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरह आंख तक ना उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसा पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। वो मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा को नाक पर खूब डांडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ इनमें ना आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसमें जान ही ले ली थी, अब की बारी मार पड़ेगी। पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया तो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ है। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ ले चला। कुशल हुई कि उसमें उस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त ढाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिया निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों को उस एक प्रकार से आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की वो बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे।
मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक अद को सिंगा पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। वो बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं? वह तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, वो भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, ये मैं स्वीकार करता। लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को यह बालिका रोटियां खिलाकर चली गई। दोनों रस्सियां चबाने लगे। एक मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते थे। सहसा घर की द्वार खुला और वही बालिका निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगा। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलादें हो रही थी है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराब खोल दिए, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपने भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। अब इसी पर संदेह करेंगे सब। सहसा बालिका चिल्लाई। दोनों फूफा बोले, बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वह दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्र को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे। वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूखे से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कोई कदम हटा दिए, यहाँ तक कि वो खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया। संभल कर उठा, फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गए। अरे ये क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वो सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना यानी कि हाथ धोना है। लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिन्हित स्वर में कहा, अपने घमंड से फूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चले? भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी।
उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करे। वो आगे से रगड़ता, मैं आगे से रगड़ता हूँ, तुम पीछे से रगड़ो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी और झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलिया पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा आना था। वो तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेड़ा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वो अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा को अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग भोंक दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमने चले जाते थे। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए वैरी पर सींग न चलाना चाहिए। ये सब ढोंग है। वैरी का ऐसा मानना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे बहुत सोचो, पहले कुछ खा लो तो सोचिए। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मान करता था पर उसने एक ना सुनी। अभी 2-4 ग्रास खाए कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। वो ना भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कंजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्र को जीवन में पहली बार एहसास सभी का पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। समझ ही में ना आता था कि वह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कोई भैंसें थी, कोई बकरियाँ, कोई घोड़े, कई गाधे, पर किसी को सामने चारा ना था। जब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। 4 दिन दोनों मित्र टकटकी लगाए तकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इसमें क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतना जल्द हिम्मत ना हारो भाई। यहाँ से भागने का कोई उपाय निकलना चाहिए। जाओ दीवार तोड़ डालो। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बुते पर अकड़ते रहे थे, सारी अकड़ निकल गई। बड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सिंग दीवार पर गड़ा दिया और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कंजी हाउस के चौकीदार लंटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का उजापन देखकर उसने उसे कोई दंड रसीद किए
और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। जैसा जोर मारना किस काम का ही कि काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। ये यूं भी मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो जाने बच जाती, जाने बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी के देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रहा तो सब मारे जाएंगे। वो हाँ, ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सिंग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी तो हिम्मत और बढ़ी। फिर तो वो दीवार में सिंग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घड़ियों सरपट भाग निकले। फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसे भी खिसक गए, पर गाधे अभी तक यो के त्यों खड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। मोती ने अपने मित्र को रोस्ती करने में लगा हुआ था। अब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे वही पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों से आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतने तो है, हो ही गया कि 9-10 प्राणियों को जान बच गई, वो सब तो आशीर्वाद देंगे। वह कहते हुए मोती ने दोनों गाधों को सिंग से मार मार कर बड़े बड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोरे होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतनी ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, वही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता। ठठरियाँ निकल आई थी। एक दिन बड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। दोपहर होते होते यहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगे। लोग आकर उनके सूरत देखते और मन फीका करते चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता। सहसा एक दड़ियाल आदमी, जिसका आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया। दोनों मित्र के कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्र को दिल कांप उठे। वह कौन है जो उन्हें क्यों टटोल रहा है? इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भी नेत्र से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर
से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया करते हैं, भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या आप ना बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सिंग हड्डी सब किसी न किसी के काम तो आएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरने पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों को रेबड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पगूर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब। किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बधिक के साथ पड़े कैसे दुखी थे। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि वह परिचित राह है, वो उसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रत्येक क्षण के उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, ये लो अपने ही हार आ गया। हांसी कुएं पर हम पूरे चलाने आया करते थे, वही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नसीब आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। ये जाने देगा, इसे मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, यहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी के हाथ चाट रहा था। दाड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल है। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलामी में लिया आता हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल ने, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल है, इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सिंग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दाड़ियल का रास्ता देख रहा था। दाड़ियल दूर खड़ा धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ निकल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। अब जब दाड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वो मुझे पकड़ता तो वो मारे ना छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर ही से खबर दूंगा। देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा।
हमारे जान को कोई जान नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा हो दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहा था। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए।